पालिका के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, कुवैत के अमीर से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में 668 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने माकपा कांग्रेस को घेरा, कहा ब्रूरियांग समुदाय की नहीं की चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारे फैसलों पर कोई वीटो नहीं लगा सकता। एस जयशंकर ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 175 संदिग्धों की पहचान की गई। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबरें देखते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। 1974 में स्थापित ये अवार्ड राष्ट्र प्रमुखों को मित्रता की निशानी के तौर पर प्रदान किया जाता है। अब तक दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुखों को ही इससे नवाजा गया है। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अल-सबाह को समर्पित है। यह अवार्ड कुवैत नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी बहुत से देश अपने सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर ने भारत कुवैत संबंधों और सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबाह से भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। पीएम का आपको बता दें, बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन के
को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री कार्डिनल बिशप और चर्च के प्रमुख लोगों सहित ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह में वीडियो संदेश के जरिए संबोधन में कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय अपने ऊपर गर्व करें। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा, तभी हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू समुदाय के पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनका शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने CPIM और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 साल तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की गई। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विकास कार्य हुए हैं।
लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनटीपीसी बिजली खरीद समझौते को मजबूत करने और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम को अनुकूलित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें PMAYU 2.0 अमृत, SBM 2.0 और इलेक्ट्रिक बस तैनाती में तेजी शामिल है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य के बिजली मंत्री के कृष्णकुट्टी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली है। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरेनुमा स्थान मिला है और अभी खुदाई आगे जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। ये बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है, जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 125 से 150 वर्ष पुराना है। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब के मोहाली की, जहां बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के प्रमुख अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। एक बॉडी अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी और मिली है, तो 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं। तो उनमें से अभी तक जो है कल रात को और आज मिला के 2 बॉडीज आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सारी टीमें लगी हैं उनको सहयोग किया जाए और जिससे कि जल्द से जल्द पूरी डेब्री क्लियर हो सके। वहीं इस मामले में डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। और फिलहाल हमें रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की महिला सम्मान की बात केवल चुनावी जुमला साबित हुई है। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? साथ ही बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के वादों को खोखला बताया और कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हाँ चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। वहीं राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बाहरी जिले में रहने वाले 175 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया गया है। उनसे गहन पूछताछ और दस्तावेजों की भी जांच की गई है। बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान, हिरासत और प्रत्यावर्तन के लिए विशेष इकाइयों की समर्पित टीम का गठन किया है, जिसमें जिला विदेशी सेल के अधिकारी भी शामिल थे, जो पूरे जिले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र कर रहे हैं। ये अभियान अप्रवासन कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में दिल्ली के 360 गांवों के प्रधानों और ग्रामीणों ने मंगोलपुर कला गांव में हुई महापंचायत में भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जो पार्टी दिल्ली के देहात इलाकों के मुद्दों को उठाएगी, उसे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 360 गांव की जनता अपना मत देगी। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के गाँव में लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जीडीए नीति 2041, मास्टर प्लान की अधिसूचना, संशोधित भूमि पुलिंग नीति और गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने जैसे मुद्दों के साथ महापंचायत आयोजित की गई थी। 360 गांव के लोगों ने फैसला किया था कि हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
लेकिन आज पूरे दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ इकट्ठा हुआ और सबने निर्णय लिया कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, तो अब की बार हम सरकारों को ही बदलने का काम करेंगे। और यहाँ से ये निर्णय हुआ कि जो दिल्ली देहात के गांव की बात करेगा, जो दिल्ली के 360 गांव की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। और जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो गांव देहात की बात करेगा, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर गणित विषय से संबंधित कई अहम कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 26 दिसंबर 2011 ये वो तारीख थी जब 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये दिन गणित के क्षेत्र शुरू कर दिया और आखिर में 1914 में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में गणित संबंधी रिसर्च शुरू किया। गणित के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे रॉयल सोसाइटी सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले ऐसे भारतीय भी बने। इसके साथ उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया था। 1920 तक आते आते रामानुजन का स्वास्थ्य खराब होने लगा, पर इसके बावजूद उन्होंने 3900 से अधिक समीकरणों का संकलन किया था। अपनी काबिलियत से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने वाले रामानुजन ने उन गणितीय समस्याओं का समाधान दिया जो उस समय अनसुलझे माने जाते थे। रामानुजन के पास विचारों का खजाना था, जिसने 20वीं सदी में गणित को नया आकार दिया, जो आज 21वीं सदी में गणित में एक विचारधारा का काम कर रहे हैं। हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कई कॉम्पिटिशन्स, डिबेट, मैथमेटिकल क्विज़ेस, लेक्चर्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विकासशील देशों के शोधकर्ताओं को रामानुजन पुरस्कार से नवाजा भी जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से दिया जाता है। आज भारत में मैथमेटिक्स के नाम पर कई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स खोले जा चुके हैं, जो युवाओं के बीच गणित के प्रति रुचि को बढ़ावा दे रहे हैं। अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के बावजूद रामानुजन ने अपने गणित के प्रति रुचि को कभी नहीं छोड़ा, जो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। आज के समय में गणित से संबंधित लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बखूबी जानते ही हैं। पूरी दुनिया उन्हें एक महान गणितज्ञ कहती है। श्रीनिवास रामानुजन को गणित में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। एक थाली एक थैला अभियान, संकल्प आध्यात्मिक संगम महाकुंभ को